मेरे साथ हैं बहन अनीता कुंडू। 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी हैं। 7 महाद्वीपों की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं उनको लांघ चुकी हैं। बहन जी से बात करेंगे क्योंकि बहन जी हरियाणा की एक ऐसी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जहां भी जाती हैं स्कूल में, कॉलेज में, बच्चों में एक नई ऊर्जा का संचार कर देती हैं। ऐसी प्रेरणा भरती हैं कि कुछ करने का जुनून उनके अंदर आ जाता है। तो बहन जी से बात करेंगे किस तरह से ये सब कुछ सीखा, किस तरह से इनके पर्सनैलिटी को डेवलप किया। हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है। बात करते हैं, वीडियो को आखिर तक सुने, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल। अब बहन जी से मुलाकात करते हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार करमपाल भाई जी। ये बताओ, आपकी इतनी पर्सनैलिटी, हम तो आपकी पहली बार मुखातिब होने का मौका मिला, फेसबुक पे, यूट्यूब पे देखते हैं आपको। इतनी जो मोटिवेशनल है ना आपका, वो बड़ा गजब का रहता है। गांव की बेटी कैसे यहाँ तक ये मुकाम हासिल किया है? देखिए, सबसे पहले तो आज 23 मार्च है, शहीदी दिवस है। और एक ऐसे क्रांतिकारी की आज शहीदी दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। तो मैं हमेशा उनसे प्रेरित रहती हूँ, उनसे प्रेरणा लेती रहती हूँ। और मेरी गाड़ी में जब भी आप देखेंगे या मेरे घर में, तो उन्हीं की रागनी बजती है। तो आप कैसा सुनते हैं, कैसा खाते हैं, क्या आप पढ़ते हैं, तो ये बहुत मायने रखता है। तो मैं हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखती हूँ। और मेरे घर में भी एक ऐसा वातावरण हमेशा रहा है जहाँ पर हमेशा देशभक्ति की बात रही है। थोड़ा अपने घर के बारे में बताओ। पिताजी क्या करते हैं, आप कौन से गांव से हैं, और किस तरह से वो बचपन से किस तरह के संस्कार मिले? देखिए करमपाल भाई, मेरे पिताजी जब मैं 12 साल की थी तो तब मेरे पिता इस दुनिया से छोड़ के चले गए। किसान थे? किसान थे, नॉर्मल किसान, 2 एकड़ के मालिक थे। और काफ़ी मेरा जीवन काफ़ी चुनौतियों भरा रहा। सबसे बड़ी मैं परिवार में, छोटे बहन भाई, 3 बहन, हम 1 भाई। और मेरी माँ बिल्कुल चारपाई पे थी जब मेरे पिता इस दुनिया से गए। और इसी स्थिति में थी कि पता नहीं कल रहेगी या ना रहेगी। और एकदम से पिता का जाना, जिसमें हमें सोचा भी नहीं था कि वैसा हो जाएगा। तो बहुत सारी चुनौतियां थी। और मेरा गांव बिल्कुल ही मतलब लिंक रोड पे पड़ता है, जहां गांव फरीदपुर, जहां पर आज से 20 साल पहले का मैं जिक्र करूं तो कोई बच्चा अगर सोचे बाहर जाने की, और फिर एक लड़की ही सोचे, तो बहुत सारी चुनौतियां थी। और मेरे लिए मेरा गांव में, क्योंकि मैं पहले से मेरे नाना के रहती थी, तो उसके बाद मेरे पिता के बाद गुजरने के बाद मेरा वहाँ आना हुआ। तो मेरे लिए बहुत सारी चुनौतियाँ थी, क्योंकि मैं उस इलाके से भी वाकिफ नहीं थी। तो बहुत सारी ऐसी हालात थे, आर्थिक स्थिति बिल्कुल जीरो थी। तो ये समझिए कि समस्याओं का पहाड़ था। तो बहुत चुनौतियों के बावजूद भी, इतनी हालात खस्ता होने के बावजूद भी, लेकिन मेरे अंदर एक जज्बा था मेरे घर में। और वो कहाँ से आया? जब भी घर के अंदर एक रेडिया था तो रागनी बजती थी, आकाशवाणी पे आती थी, वो रागनी अच्छी अच्छी आती थी। यानी जहाँ तक मैं गहराई से देखती हूँ, तो घर में एक छोटा सा टैप था, उसमें कैसेट डलती थी, तो वहाँ से रागनियाँ बजती। तो घर में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, उधम सिंह, तो ये कहानियाँ ज़्यादा सुनने को मिलती थी। भीमराव अंबेडकर, दादा परदादा बताते थे कि भाई इस बारे में, मतलब तो वो चीज़ें ज़्यादा सुनने में आती थी। क्योंकि मेरे दादाजी फौजी रहे थे, तो ज़्यादातर स्ट्रगल की कहानियाँ सुनने में हमेशा मिली। सावित्री बाई फुल्ले के बारे में, कि एक अध्यापिका हुई जिन्होंने जीवन में स्ट्रगल किया। तो ऐसी ऐसी, यानी कि अपने बच्चों के अंदर तो उस चीज़ का मेरे अंदर असर रहा कि वह शुरू से ही वह देश के प्रति हमारा, एक घर के प्रति हमारा दायित्व नहीं बनता, घर का बनता है, घर के साथ साथ हमारा समाज और देश के लिए भी बनता है। छोटी उम्र में बड़ी जिम्मेदारियां आपके सिर पर आ गई थी, सबसे बड़ी थी। तो कौन सी क्लास में पढ़ते थे? फिर आगे की पढ़ाई कैसी चली? कैसे घर से बाहर निकलना हुआ? फिर कैसे वो पर्वतों के लांघने की वो दिमाग में कैसे आई? अब आप सोचिए कि 12 साल का बच्चा 6 क्लास के आसपास होता है, और वो लड़की, मतलब और सारी चुनौतियां मेरे सामने थी। क्योंकि घर, खेत का काम संभालना था, पशुपालन भी संभालना था, बीमार माँ भी संभालनी थी, छोटे बहन भाई भी आगे बढ़ाने थे। और फैमिली में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था आसपास जहाँ मैं देख पाऊँ कि जो मुझे प्रेरित कर दे और मुझे बता दे कि बेटा आगे बढ़ो। कि भाई, क्योंकि मेरे समाज के अंदर खासकर 20 साल पहले मैं बैक जाऊँ तो लड़की अगर पिता ना हो तो सबसे पहले एक ही आवाज़ उठती है। मैं शुरू से थोड़ी सी हट्टी कट्टी थी, लंबी थी। और मेरी फैमिली में ये था कि स्पोर्ट्स में डालने का, मेरे पिता सोचते थे कि वे बेटियां खेलें। मेरे पिता की थोड़ी सी सोच हटके थी लड़कियों को लेके। ये नहीं था कि लड़का लड़की में कोई डिफरेंट नहीं था। वो कभी ये नाराज नहीं हुई कि 3-3 बेटियां हो गई है, मतलब। तो हमारे को हमेशा, जब तक वो हमारे पास रहे, उन्होंने एक अच्छी सोच दी कि मैं मेरी बेटियों को आगे ले। और मेरे को तो सोच के एक ही बात कहते थे कि मैं अनीता बिटिया की शादी भी नहीं करूँगा, और मैं चाहूँगा कि ये कुछ बड़ा करके जाए और पूरे देश के लिए करके जाए। तो उनके एक ऐसे विचार थे। तो इन विचारों का असर जीवन में मेरे ऊपर हुआ। और
और मैंने अपने सपने को 2 मील नहीं होने दिया। परिस्थितियां विपरीत हो गई, परिवार का बोझ मेरे ऊपर आ गया, जिम्मेवारियां आ गई, लेकिन मैंने अपने सपने को एज इट इज रखा। अपने बहन भाइयों को पढ़ाया, जिम्मेवारी संभाली, खेत भी संभाले, खेत भी कमाया, पशुपालन भी किया, स्कूल भी गई, छोटे बहन भाइयों को भी स्कूल लेके गई, खुद भी स्कूल गई और अपनी बीमार माँ को भी संभाला। आसपास में चाचे ताऊ जो हमारी मतलब फैमिली में मेंबर थे उनको भी सपोर्ट किया। कहाँ तक पढ़ाई हुई है आपकी? मैं MA पॉलिटिकल साइंस से हूँ। ठीक है। तो जब घर से और गांव से शहर में निकले, कॉलेज में गए, यूनिवर्सिटी में गए, उस समय वो माहौल का थोड़ा बताओ। देखिए, जब गांव से निकली तो बहुत सारी आवाज़ें निकली कि बिना बाप की बेटी बाहर निकलती है तो आसपास की चाची ताई, समाज की महिलाएं और भी पुरुष बेटी को इतना बाहर भेजना ठीक नहीं है, बाप नहीं है। बहुत ताने अब तो इस चैनल के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से आप समझ सकते हैं कि एक बेटी जब बाहर निकलती है तो कितने ताने उसको सहने पड़ते हैं। लेकिन मेरे पिता एक बात कहते थे कि जीवन में कुछ करना है तो आप बहरे बन जाइए, अच्छी बातें सुनिए और नेगेटिव बातों को आप मत सुनिए। बहुत सुंदर बात है। और उसको लेकर के मैं आगे बढ़ी। उनके दिए हुए विचार, उनके दिए हुए सपने वो दुनिया से पहले चले गए हमारे को बचपन में छोड़ के, लेकिन वो हमारे को एक सपना दे के गए और उस सपने पे मैंने काम किया कि मैंने देश के लिए कुछ अलग करके जाना है। तो मैं अपने मेहनत के साथ, अपनी स्कूली पढ़ाई के साथ साथ मैंने जॉब का भी प्रयास किया। मैं जॉब में भी लगी, जॉब के साथ साथ मैंने अपने मिशन को, एडवेंचर को मैंने मिशन बनाया। एडवेंचर का दिमाग में कब आई, कितनी उम्र में आई, कैसे आई, कौन मोटिवेशन आपका बना उसके लिए? देखिए, जब मैं पहली बार पुलिस में आई, जब मैं पहली बार स्कूल में पढ़ने गई तो लोगों ने कहा कि बाप नहीं है तो लड़कियां पढ़ना ठीक नहीं है। उसका भी मैंने बड़ा डट के सामना किया। उसके बाद मैं पुलिस में आई तो लोगों ने कहा कि पुलिस में लड़कियां ठीक नहीं है। आज से 20 साल पहले लड़कियां इतनी नहीं लगती थी। तो तब भी मैंने कहा कि पुलिस फील्ड थोड़े बुरा होता है, मतलब लोग बुरे होते हैं वहाँ पे, तो अच्छे लोग भी होंगे। तो मैंने उस फील्ड में भी काम किया और मुझे बहुत, मेरे डिपार्टमेंट की तरफ से हमेशा मुझे बहुत सहयोग भी मिला और बहुत प्रोत्साहन भी मिला। उसके बाद फिर मैंने एडवेंचर को, डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद मैंने एडवेंचर को अपने जीवन में देखा कि स्कूल कॉलेज टाइम से एडवेंचर को देखा था। तो मैंने देखा कि मैं एडवेंचर की शुरुआत करना चाहती हूँ। तो मैंने जैसे ही एडवेंचर की शुरुआत की कि मैं इस मिशन को, क्योंकि जब मैंने अपने साथियों के आसपास में जब देखा तो बताया कि ये लड़कियां नहीं कर सकती ये काम, तो मैंने कहा कि ऐसा कौन सा काम है जो औरत नहीं कर सकती। एक मैं कहूँगा कि बहुत सारे लोग तो ये सोचते हैं कि पर्वतारोहण के दम पर आप पुलिस में लगे हैं, लेकिन आप पहले पुलिस में लगे बाद में पर्वतारोहण। जी, मैं पहले पुलिस में लगी, उसके बाद मैंने पर्वतारोहण शुरू किया। मैंने नौकरी के लिए पर्वतारोहण नहीं किया, वो तो मेरी उपलब्धियों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने मेरी उपलब्धि मैं उसको प्रमोशन लगा लीजिए या अपने डिपार्टमेंट में कोई भी व्यक्ति अच्छा काम करता तो वो प्रोत्साहन के रूप में, हमारे घर में भी कोई बच्चा अच्छा काम करता तो प्रोत्साहन के रूप में उसमें वो कर दे देते हैं। तो मैं जो पहले से हूँ, मैं पर्वतारोहण के उस पे जो मैंने पहले से मैं जॉब में हूँ, तो मैंने अपने एडवेंचर को जारी रखा और वहाँ पर मैंने अपने देश को, प्रदेश को, अपने विभाग को बहुत सारी उपलब्धियाँ दी। और मेरा उपलब्धियों का मकसद यही था कि हमारे देश का युवा चाहे किसी भी फील्ड में काम करे, चाहे वो घर में काम करे या बाहर करे या खेत में करे या सर्विस में करे, कहीं भी करे, उनके दिमाग में, दिल में एक चीज़ होनी चाहिए कि मैंने देश के लिए कुछ अलग करके जाना है, मैंने देश के लिए करके जाना है। और बड़े ईमानदारी से, निष्ठावान होकर हर जहाँ भी काम कर रहे हैं आप, तो वहाँ पर लगन से काम कीजिए। अगर हम अपने देश से प्रेम करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा देश प्रगति करे, हमारा देश आगे बढ़े, हमारा देश ग्रोथ करे, तो जहाँ भी आप खड़े हैं वहाँ डेडिकेशन के साथ। पहली बार जब पर्वत पर गए, कौन सी चोटी पर चढ़े थे, कैसा हालात, तो थोड़ा वो बताए उसमें। मैंने 2008 में पर्वतारोहण शुरू किया। बहुत सारे इससे रिलेटेड जितने भी कोर्स हैं, बेसिक एडवांस सभी कोर्स किए। और मैं हरियाणा पुलिस में थी तो मैंने अपने डीजी को लेटर लिखा कि मैं पर्वतारोहण करना चाहती हूँ और मुझे छुट्टी भी ना लेनी पड़े, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि भाई मेरे को ITBP के साथ टाई अप किया जाए। मैं 4 साल तक ITBP के साथ टाई अप रही। 4 साल तक मैंने ITBP में बहुत सारे कोर्स किए, बहुत सारे माउंटेन चढ़े, जिनके नाम भी मेरे को मैंने नोट भी नहीं कर रखे, कोई सर्टिफिकेट भी मैंने नहीं ले रखा, क्योंकि 4 साल तक कंटिन्यू मैं पर्वतारोहण करते हुए ITBP के साथ रही। उसके बाद फिर मैंने 2013 में पहली बार माउंट एवरेस्ट को नेपाल साइड से क्लाइंब किया, 18 मई 2013 को। उसके बाद फिर 2014 में प्रयास किया, स्पॉन्सर नहीं मिल पाया, क्योंकि मेरा जो गेम है, एडवेंचर जो गेम है, कुश्ती, कबड्डी, रेसलिंग, उनसे डिफरेंट है। बाकी गेमों में पैसा मिलता है, लेकिन मेरे गेम में पैसा लगाना पड़ता है। एक मिशन को करने के लिए कम से कम 40 लाख रुपए, कम से कम 40 बार चोटी पर चढ़ने के लिए 40 लाख रुपए लगाने पड़ते हैं। तो मेरा गेम बहुत डिफिकल्ट है। सबसे पहले तो उसके लिए तैयारी करना, उसके बाद फिर उसके साथ आर्थिक रूप से मजबूत होना, फिर उसके बाद इतने तूफानों से, इतने बर्फीले
मौसम में आपको 2-2, 3-3 महीने जो इतनी ठंड हड्डियां गला देती है, वहाँ आपको सर्वाइव करना, बहुत सारी चुनौतियां हैं। तो फिर उसके बाद मैंने 14 में प्रयास किया, स्पॉन्सर नहीं मिला। 15 में जैसे तैसे मैंने स्पॉन्सर जुटाया, तो 15 में फिर भूकंप आ गया। तो मैं 22,500 फीट पे क्लाइंब कर रही थी, मेरे बहुत सारे साथी उसकी बेट चढ़े, लेकिन मैं सुरक्षित लौटी। फिर 16 में प्रयास किया, नहीं हो पाया। फिर 17 में फिर स्पॉन्सर मिला। फिर मैंने 17 में चाइना साइड से एवरेस्ट की, और मैं चाइना व नेपाल दोनों साइड से एवरेस्ट करने वाली इंडिया की पहली बेटी बनी। अच्छा। फिर उसके बाद जब मैंने इस गेम की शुरुआत की एडवेंचर की, तो जो जिन लोगों के हम गुलाम रहे हैं अंग्रेजों के, तो इस गेम को ज्यादातर फॉरेनर लोग, अंग्रेज लोग खेलते हैं। तो जब मैंने शुरुआत की, उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया था कि भाई हिंदुस्तान के लोग सिर्फ एवरेस्ट तो चढ़ सकते हैं, आ सकते हैं, कैंप 1 तक 2 तक जा सकते हैं, एक आधा कोई सिर्फ पन स्पोर्ट कर दिया तो सबमिट भी जा सकते हैं, लेकिन बाकी खेल के खिलाड़ी नहीं बन सकते। तो मैंने इन शब्दों को अंदर रख लिया था। तो 2019 में जब मैंने एवरेस्ट की, बहुत सारे लोग पूछ लेते हैं कि भाई 3 बार एवरेस्ट क्यों किया, 4 इतने मिशन क्यों किए। तो तब मैंने तीसरी बार एवरेस्ट सबमिट किया, तो मैंने पूरे वर्ल्ड के जो अंग्रेज लोग थे उनको लीड करते हुए एज ए लीडर के रूप में उस मिशन को पूरा किया। और जब उनको सर्टिफिकेट मिले, तो सर्टिफिकेट में एज ए लीडर के रूप में अनीता इंडिया लिखा गया। तो मेरे लिए गर्व की वो बात थी कि जितने भी अंग्रेजों को वो सर्टिफिकेट मिले, तो वहाँ पर लीडर मैं रही, और उसमें मेरे इंडिया का नाम लिखा गया। मेरा नाम की बात वो नहीं है, मेरे इंडिया का नाम लिखा गया। तो मुझे वो बहुत बड़ी खुशी की बात हुई, बहुत गौरवपूर्ण हुई। और उसके बाद फिर सातों महाद्वीप, एक किसान परिवार की बेटी, पिता का चले जाना दुनिया से, बीमार माँ, हालात खस्ता, और शादी का प्रेशर, समाज का प्रेशर, पता नहीं कितनी समस्याएं, जैसे हम वहां से निकल के, और मैंने फिर सपना बनाया सातों महाद्वीपों का कि मैं सातों महाद्वीप क्लाइम करूंगी, और उन पे अपने देश का तिरंगा लगाऊंगी। इतना महंगा गेम, अंटार्कटिका, अलास्का, देनाली, अमेरिका, अकांका, गोवा, दक्षिण अमेरिका, इंडोनेशिया, सब। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगी युवाओं को, अगर जुनून है, इच्छा शक्ति है, दृढ़ संकल्प है, तो मेरा ये मानना कोई भी ऐसा सपना नहीं है जिसको आप अचीव नहीं कर सकते। जो मैंने गाँव के गलियों से लेकर के, खेत की बरोटी से लेकर के एवरेस्ट की चोटी तक का सफ़र तय किया, गांव के सरपंच के सम्मान से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय किया, जो 2019 में भारत सरकार द्वारा मुझे राष्ट्रपति एडवेंचर अवार्ड दिया गया, जो तेंजिंग नोर्गे, जो एडवेंचर का सबसे बड़ा अवार्ड है, जो हिंदुस्तान में सिर्फ 3 ही लोगों को मिलता है, और मेरी कैटेगरी में हिंदुस्तान में एक ही व्यक्ति को साल में दिया जाता है, जो बराबर अर्जुन अवार्ड के बराबर है। अर्जुन अवार्ड 40 दिए जाते हैं, लेकिन तेंजिंग नोर्गे मेरी कैटेगरी में एक ही दिया जाता है। वो 2019 में भारत सरकार ने माननीय राष्ट्रपति के हाथों द्वारा मुझे सम्मानित किया, और मुझे वो मिलने का सौभाग्य मिला। उससे पहले कल्पना चावला अवार्ड जो हरियाणा सरकार ने, नारी शक्ति पुरस्कार, और बहुत सारी संस्थाओं ने, पता नहीं कितने लोगों ने मुझे सम्मान दिए, बहुत जगह मुझे। और आज बिल्कुल आप उन सम्मान के हकदार भी हैं। उसके साथ साथ आज मैं समाज के हर कोने में, मुझे एज ए समाज की बेटी होने के नाते, एक स्ट्रगल होने के नाते, मेरे संघर्ष को देखते हुए आज पूरे समाज मुझे एक बेटी के रूप में मानता है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड है।